केस पढ़ते हैं। तो सेकंड केस क्या था? सेकंड केस था कि जब हमने क्या मान लिया था, प्रेशर को कांस्टेंट मान लिया था। जब हमने प्रेशर पी फाइनल को क्या मान लिया था, कांस्टेंट मान लिया था। देखो ध्यान से, अब हमने क्या किया, हमने मान लिया कि जो पी फाइनल है, जो पी फाइनल आ रहा है, दोनों का क्या है, सेम है। बात समझ में आई? तो अब बात करते हैं पी फाइनल की। तो पी फाइनल जब हम आइसोथर्मली करते हैं तो आइसोथर्मली पी फाइनल क्या आएगा, P1 V1 इक्वल टू V2 और P फाइनल। बात समझ में आई? तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, तो मैं इसको लिख सकता हूं P फाइनल इज इक्वल टू V2 बाई V1। ठीक है, पहली कंडीशन कहां से निकल के आई, आइसोथर्मल से निकल के आई। अब एडियाबैटिक से निकालते हैं। तो एडियाबैटिकली जो कंडीशन निकल के आती है क्या, PV गामा इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं इसको P1 मान लूं, इसको V1 मान लूं और इसको क्या मान लूं P फाइनल मान लूं और इसको V2 गामा। ठीक है, तो जब इसको कंपेयर करते हैं तो क्या आ जाता है, P1 अपॉन में P फाइनल इज इक्वल टू V2 बाई V1 गामा। बात समझ में आई, V2 बाई V1 गामा। तो इस केस में भी क्या होता है, जो V2 बाई V1 होता है ग्रेटर देन क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है। अब देखो कंपेयर कर ले, इसको कंपेयर करके देखते हैं कि P1 P फाइनल किस केस में इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को वैल्यू को स्टडी कर रहे हैं। क्या, इन दोनों वैल्यू को अगर हम वर्क डन कंपेयर करें तो इन दोनों के केस में क्या आ रहा था, तो इन दोनों के केस में आ रहा था कि जो V2 बाई V1 इक्वल टू क्या, V2 बाई V1 गामा। तो हमें पता है कि गामा की वैल्यू क्या होती है, गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, गामा की वैल्यू। तो आइसोथर्मल केस में देखते हैं, जब हम वॉल्यूम का कंपेयर दोनों को करते हैं, अगर मैं Ln दे देता हूं दोनों साइड, तो ये दोनों क्या है, ये V2 किसका है, आइसोथर्मल का, और ये V2 किसका है, एडियाबैटिक का। तो इस केस में आता क्या है, जो V2 आइसोथर्मल है वो ग्रेटर देन होता है किससे, V एडियाबैटिक से। तो इसको हम Ln की साइड से भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ लॉगरिथम V2 आइसोथर्मल ग्रेटर देन V1 इक्वल टू क्या होगा, गामा Ln V2 एडियाबैटिक ग्रेटर देन V1। तो इस केस में होता क्या है, इस केस में होता यह है कि जो वॉल्यूम है आइसोथर्मल का, भाई ये देखो गामा का जो फैक्टर है, दोनों ऊपर नीचे दोनों की तरफ मल्टीप्लाई होगा, भाई दोनों का स्क्वायर होगा। जब दोनों का स्क्वायर होगा, जब V2 एडियाबैटिक है, V2 क्या है, एडियाबैटिक है, तो V1 जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये ओवरऑल फैक्टर क्या हो जाएगा, इस फैक्टर से कम आएगा। तो V आइसोथर्मल क्या होगा, ग्रेटर देन V आइसोथर्मल ग्रेटर देन किससे होगा, V एडियाबैटिक से। किससे, V एडियाबैटिक से। तो अब हम बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं, ग्राफ बना के देख लेते हैं। तो ग्राफ जब हम बनाते हैं, PV वर्क डन बनाते हैं प्रेशर फाइनल पे, तो देखो कैसे बनता है। पहले केस में क्या था, प्रेशर डिफरेंट था और वॉल्यूम फाइनल सेम था। इस केस में क्या है कि प्रेशर दोनों के लिए क्या है, सेम है। अब हमें वॉल्यूम देखना है, तो वॉल्यूम भाई एक का वॉल्यूम ये होगा और एक का वॉल्यूम ये होगा। तो P फाइनल क्या है, तो हमें दोनों लाइन है ना, ये दोनों लाइन P फाइनल V फाइनल की, तो दोनों लाइन क्या बनानी है, सेम लेंथ सेम हाइट की बनानी है, जिससे जो हमारा P फाइनल है वो दोनों का सेम आ सके। तो P फाइनल देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो P फाइनल यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है। बात समझ में आई, दोनों का सेम आ रहा है। अब मैं जैसे यहाँ पे प्रूव कर सका हूं कि V आइसोथर्मल ग्रेटर देन होगा V एडियाबैटिकली। तो पहला जो ये लाइन होगी, ये वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं भाई, तो ये प्रेशर। तो जो पहली लाइन होगी ये कौन से V फाइनल की होगी, ये होगी V एडियाबैटिकली, और जो ये V फाइनल होगा ये क्या होगा, V आइसोथर्मली। तो मैं कह सकता हूं कि जो एक कर्व आई है, ये कर्व फर्स्ट वाली कर्व, तो ये कर्व किसकी होगी, ये कर्व होगी आइसोथर्मल की। ये कर्व किसकी होगी, आइसोथर्मल, क्योंकि फाइनल क्या है, V आइसोथर्मल, और ये कर्व किसकी होगी, आइसोथर्मल की। और जो ये सेकंड कर्व आ रही है, तो ये सेकंड किसकी कर्व होगी, एडियाबैटिक की। किसकी, एडियाबैटिक की। अब बात कर लेते हैं किसकी, की वर्क डन भाई किस केस में ज्यादा होगा। तो वर्क डन मैं एक बार तो प्रूव कर ही चुका हूं पहले वाले केस से, जिसमें V फाइनल सेम था। तो इस केस में देखो, तो ये जितना अंडर द कवर एरिया है, कौन सा, मैं करके दिखा देता हूं तुम्हें। भाई देखो
जितना ये एरिया आया है ना, ये कंप्लीट जो मैं इससे किया चौक से, ये पूरा का पूरा एरिया किसका है? वर्क डन एडियाबैटिक का। जो ये अंडर द कवर एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया किसका है? डब्ल्यू एडियाबैटिक ला। अब सेकंड देखो, जब मैं बात करता हूं किसकी, तो जो ये ओवरऑल एरिया आएगा कौन सा, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, जो एक ओवरऑल एरिया आ रहा है किसका? आइसोथर्मल का आ रहा है। तो यहां से भी ये बात प्रूव हो रही है, कौन सी बात? तो यहां से भी ये बात प्रूव हो रही है कि जो वर्क डन है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में विल बी ग्रेटर देन वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल कंडीशन में। तो यहां से भी ये कंडीशन प्रूव होके क्या आई कि जो वर्क डन है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में एक्सपेंशन के केस में, किसके केस में? एक्सपेंशन के केस में विल बी ग्रेटर देन क्या होगा? वर्क डन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। और किसके केस में? एक्सपेंशन के केस में। बात समझ में आई? तो हमने वर्क डन दोनों का कंपेयर करके देख लिया। तो अगर मैं ओवरऑल वर्क डन कंपैरिजन करूं तुम्हारे सामने, एक बार एक्सपेंशन का और एक बार कंप्रेशन का, तो देखिए कि वो वर्क डन कंपेयर कैसे होगा। तो ये बात इतनी समझ में आई कि वर्क डन एक बार जब हमने गैस को एक्सपेंड किया रिवर्सिबली, तो एक बार वी फाइनल को सेम कर रहे थे और एक बार पी फाइनल को सेम कर रहे थे। ये कर्व याद रखना भाई, ये कर्व इंपॉर्टेंट है। इस कर्व में पूछ लेता है कि जो फर्स्ट वाली कर्व है किसकी? आइसोथर्मल की। जो ये सेकंड वाली कर्व है किसकी? एडियाबैटिक की। फाइनल पूछ लेगा तो हमेशा फाइनल में अगर प्रेशर की बात करते हो तो पी आइसोथर्मल ज्यादा होता है, अगर वॉल्यूम की बात करते हो तो वॉल्यूम आइसोथर्मल फाइनल ज्यादा होता है। बात समझ में आई? तो अब मैं कंपेयर कर रहा हूं ओवरऑल कंपेयर, तो दोनों तरफ से तो हम क्या देख रहे थे? ओवरऑल कंपैरिजन पढ़ रहे थे किसमें? आइसोथर्मल में और एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में अब मैं वर्क कट फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं कि किस केस में किसका ज्यादा होगा। तो अब देखो ये याद रखना ये लाइन, तो वर्क डन रिवर्सिबल, किसकी बात कर रहा हूं मैं? पहले एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, पहले किसकी बात कर रहा हूं? एक्सपेंशन की। तो वर्क डन जो रिवर्सिबल में होगा वो ज्यादा होगा। फिर वर्क डन रिवर्सिबल में ही एडियाबैटिक केस में ज्यादा होगा। किसमें? एडियाबैटिक में। और ये वर्क डन किसका है? आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। फिर मैं बात कर रहा हूं कि जो वर्क डन होगा, वर्क डन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल में ज्यादा होगा। फिर जो फाइनल सब एक्सपेंशन में जो सबसे कम वर्क डन होगा वो किसका होगा? वो वर्क डन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। किसका? इरिवर्सिबल एडियाबैटिक जो वर्क डन होगा वो सबसे कम होगा। तो ये जो केस था ये एक्सपेंशन का केस था कि एक्सपेंशन के केस में जो ऑर्डर आता है वर्क डन का कौन सा आता है? पहले वर्क डन रिवर्सिबल आइसोथर्मल, फिर वर्क डन रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो दोनों में बात समझ रहे हो तुम कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें वर्क डन हमारा ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है ये भी बात समझ लो। ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो डिफरेंट मेनी स्टेप में वो प्रोसीड हो रहा है। कि जब तुम रिवर्सिबल प्रोसेस देख रहे थे तो क्या हर एक स्टेप में वो वर्क डन परफॉर्म कर रहा था। और इरिवर्सिबल में क्या आ रहा है? सिर्फ एक फाइनल स्टेप होता है, इनिशियल या फाइनल, बस। बात समझ में आई? फिर वर्क डन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल और वर्क डन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। जो कंप्रेशन का केस होगा, जो कंप्रेशन अगर हम बात करें, ये एक्सपेंशन का केस है भाई, याद रखना एक्सपेंशन। अगर हम कंप्रेशन जो हम कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन में क्या होता है? ये ऑर्डर बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। ये ऑर्डर जो वर्क डन का है ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। तो उस केस में वर्क डन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, एडियाबैटिक क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। फिर क्या आएगा? वर्क डन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। बात समझ में आई? फिर आता है वर्क डन कौन सा? वर्क डन रिवर्सिबल एडियाबैटिक। फिर जो सबसे लोएस्ट आता है वो कौन सा आता है? वर्क डन रिवर्सिबल आइसोथर्मल। तो एक बात समझ रहे हो तुम, एक्सपेंशन के केस में सबसे ज्यादा जो वर्क डन था वो रिवर्सिबल का था, लेकिन कंप्रेशन के केस में जो मैक्सिमम वर्क डन आ रहा है वो किसका आ रहा है? एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस का आ रहा है। किसका? एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस का। तो ये दोनों वर्क डन के लाइनें याद रखना कि हम दोनों को कैसे कंपेयर किया, दोनों को कंपेयर किया। और एक फाइनल चीज और बताई थी, फाइनल चीज वो तो इसमें आ चुकी है कि एक्सपेंशन केस में वर्क डन रिवर्सिबल आइसोथर्मल किससे होता है? वर्क डन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल में। तो ये कंपैरिजन में पहले ही बता देता, इन दोनों कंपैरिजन अभी बताया है। बात समझ में आई? अब फाइनल देखते हैं। एक और होता है, देखो
चार टाइप के प्रोसेस बताए थे स्टार्टिंग में, एक आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक और आइसोकोरिक। अगर मैं पीवी वर्क को रिलेट करूं, क्या करूं, पीवी वर्क को रिलेट करूं, तो हमारे पास दो प्रोसेस आते हैं भाई, या तो वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या फिर प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो जो आती है, देख लो भाई इस बात को अब ध्यान से, तो ये लाइन किसका है भाई, यहाँ पे क्या है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो जो ये प्रोसेस है ये किसके लिए है, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। बात समझ में आई। ये जो है ये किसके लिए है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। जो ये थर्ड लाइन है किसके लिए है, एडियाबैटिक प्रोसेस। बात समझ में आई। जो ये लास्ट लाइन है यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है स्ट्रेट लाइन पे, तो ये क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अगर वह कंपैरिजन पूछ ले तुमसे, किसमें, अगर वर्क कंपैरिजन पूछ ले किसमें, कि आइसोबैरिक में, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक या आइसोकोरिक में सबसे ज्यादा वर्क डन किसका होगा, तो एक लाइन निकल के और आ जाती है। तो वर्क डन कंपेयर देखो, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन आइसोबैरिक सबसे ज्यादा होगा, फिर कौन सा होगा, वर्क डन आइसोथर्मल, फिर वर्क डन कौन सा, एडियाबैटिक, और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, वर्क डन आइसोकोरिक। तो ये जो तीन लाइन दिखाई है ना, ये बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है कंपैरिजन वर्क डन में कि आइसोथर्मल में ज्यादा होगा या एडियाबैटिक में ज्यादा होगा, या फिर इन प्रोसेस के टर्म में दे सकता है कि आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। तो अब मैं जितने भी वर्क डन से तुम्हारे क्वेश्चन बन सकते थे, वे सारे के सारे क्वेश्चन, वे सारे के सारे एक्सप्रेशन, सब कुछ तुम्हें बता चुका हूं। अब प्रैक्टिस करनी तुम्हारे हाथ में कि तुम प्रैक्टिस कैसे करते हो, डाउट और गलतियां तुम कहां पे करोगे। देखो जब कंडीशन आती है वर्क डन की, तो ये तो एक्सप्रेशन डायरेक्ट याद ही करने हैं, प्लस फॉर्मूले याद करने हैं। क्वेश्चन में मिस्टेक कहां करनी है, जब कभी तुम्हें सीवी और सीवी दोनों अगर क्वेश्चन में कहीं रिलेट हो रहे हैं या कहीं पे तुम्हें उनका यूज करना हो, तो तुम्हें ध्यान का देना है, तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ध्यान देना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ध्यान क्या देना है, तुम्हें ध्यान सिर्फ इतना देना है कि वाइब्रेशनल मोड ऑफ उसमें एक्टिव है या नहीं है। और वाइब्रेशनल मोड उसमें देखोगे कैसे, टेम्परेचर, अगर हायर टेम्परेचर होगा तो उसमें वाइब्रेशनल मोड देख लेना कि वे इंक्लूड होंगे या नहीं। अगर हायर टेम्परेचर है तो वाइब्रेशन मोड इंक्लूड हो जाएंगे, अगर हायर टेम्परेचर नहीं है तो वाइब्रेशन मोड इंक्लूड नहीं होंगे। दूसरी गलती कहां करते हो, दूसरी गलती करते हो तुम यूनिट कन्वर्जन में। तो यूनिट कन्वर्जन में तुम्हें बता दी, अगर लीटर एटीएम में है तो उसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो किलो जूल में करना है, किलो कैलोरी में करना है। तो डायरेक्ट किससे, दो यूनिट होती है आर की, एक तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, दूसरी 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। देखो अगर तुम्हें कोई यूनिट जूल में कन्वर्ट करनी है तो इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो और इस वाली वैल्यू से उसको डिवाइड कर दो, तो तुम्हारी जो वर्क डन की यूनिट है वो किस में आ जाएगी, जूल में आ जाएगी। सेकंड, तुम्हें पता है कि 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, 4.18 जूल। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, सिमिलरली 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, क्या मान लेते हैं इसको, 2 कैलोरी पर केल्विन। इस पूरी यूनिट को क्या मान लेते हैं, 2 कैलोरी मान लेते हैं। अगर तुम्हें कैलोरी में करना है तो फिर से इस कैलोरी को मल्टीप्लाई करो और इस वैल्यू से उसको डिवाइड करो, तो तुम्हारा यूनिट करना है। थोड़ा दिमाग लगाने की देर है, बाकी तुम्हें सब कुछ आता है। बात समझ में आई। जो इस सारा का सारा था, अब वर्क डन का प्रोसेस होगा खत्म। अब हम फर्दर रिमूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर।